तो इसमें गृह मंत्रालय को समीक्षा करके तुरंत सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और उसके विरोध में आज समाज का एक, जो मैं कहूँगा, आक्रोश फूटा और पूरे देश के कोने कोने से अम्बेडकरवादियों ने, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के अनुयायी हैं, और मैंने देखा कि राजनीतिक पार्टी के लोग भी राजनीति अपनी पार्टी की जो है लाइन से क्रॉस करके, कोई ऐसा मतलब राजनेता नहीं था किसी पार्टी का जिसने आज अपनी शिरकत, अगर बड़ा नेता पार्टी का नहीं आया तो उनके जो नंबर 2 या नंबर 3 जो नेता थे, वो लोगों ने वहां पर अपना समर्थन दिया है। हमारा इतिहास ये है कि जब भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी देश के कोने में अन्याय हुआ है, चाहे सब्बीरपुर सहारनपुर पीड़ित परिवारों को लाखों रुपया बांटने का मामला रहा हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की रिहाई का मामला रहा। आपको याद होगा चंद्रशेखर की मां को लेकर के हमने इसी जंतर मंतर पर लाखों लोगों का आंदोलन किया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की रिहाई हुई थी। आप इस बात के आप स्वयं भी साक्षी हैं, आपने उसे कवर भी किया था। तो आज जो बात थी, आज ये थी चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ उसमें उनको Z+ सिक्योरिटी मिले और उनके साथ न्याय हो। जो उनके साथ में अभी ज्यादती की गई है, उसमें समाज में एक डर था, समाज में एक विरोध था, समाज में एक आक्रोश था। वो समाज ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और पूरा समर्थन इस बात को दिया गया है कि हमारे समाज का जो भाई है, हमारा जो बच्चा है, हमारा जो एक उभरता हुआ सितारा है, अगर मान लिया उसको ही इस देश के अंदर उसके साथ इस तरह की गोलीबाजी होगी या उसकी सुरक्षा नहीं होगी, तो उसमें ये एक जायज़ बात है। सरकार ने बहुत सारे लोगों को, हम कहेंगे फिल्मों में काम करने वाले लोगों को, आम आदमियों को भी सुरक्षा दे रखी है। तो इसमें गृह मंत्रालय को समीक्षा करके तुरंत सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और उसके विरोध में आज समाज का एक, जो मैं कहूँगा, आक्रोश फूटा और पूरे देश के कोने कोने से अम्बेडकरवादियों ने, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के अनुयायी हैं, और मैंने देखा कि राजनीतिक पार्टी के लोग भी राजनीति अपनी पार्टी की जो है लाइन से क्रॉस करके, कोई ऐसा मतलब राजनेता नहीं था किसी पार्टी का जिसने आज अपनी शिरकत, अगर बड़ा नेता पार्टी का नहीं आया तो उनके जो नंबर 2 या नंबर 3 जो नेता थे, वो लोगों ने वहां पर अपना समर्थन दिया है। ऐसी एक घटना पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के साथ हुई, जो आरएलडी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगर उनके कार्यकर्ता उनको ना बचाने के लिए आते तो शायद पुलिस वाले उनको मार ही डालते। मैं हाथरस कांड की बात कर रहा हूँ, तो उस समय इतना जनसैलाब उनके लिए नहीं निकला था। देखिए, ये बात जो अभी आपने कही, वो भी हमने सेम घटना वो भी अनुसूचित जाति समाज की, हमारी वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी, जिसके साथ में ज्यादती हुई और उसको फिर मार दिया गया और उसके बाद में फिर उसको जला दिया गया, जो भी हुआ वो बड़ा दर्दनाक था। और उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी वहां पर पहुंचे और पुलिस ने जिस बर्बरता का प्रयोग किया, योगी सरकार ने जिस तरह का वहां पर निर्णय लिया और जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में वहां लाठी भांजी गई, अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का घेरा ना बनाते, और मैं उस वीडियो को जब देखता हूं तो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको इतने डंडे, इतने लाठियां उन्होंने झेली और उन्होंने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आंच नहीं आने दी। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आपने कहा कि उस समय ये आंदोलन नहीं हुआ, मैं ये मान सकता हूं कि आज जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन उस समय भी अगर होता तो और अच्छी बात रहती। लेकिन भविष्य में आज जो आंदोलन हुआ है उसमें चौधरी जयंत सिंह जी भी शामिल हुए हैं, उसमें सीताराम येचुरी भी, डी राजा, इसमें हमारे राजेंद्र पाल गौतम। मैं कहूँगा कि आप इसमें इतने सारे लोग आज इसमें पार्टियों के प्रतिनिधि आए हैं कि सरकार को अब इसमें संज्ञान लेना चाहिए और बहुजन समाज की जो एकता है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रंग लाएगी और 2024 में कोई ना कोई गुल खिलाएगी। तो साहब, पिछले कई दशकों से बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसी ऑफिस से आप बहुत सारे निर्णय करा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है, जिस हठ धर्मिता से वो काम कर रही है, आपको लगता है जो मांगे आज मांगी गई हैं, Z+ सुरक्षा, सीबीआई में केस दे के भी क्या होगा? सीबीआई तो उनकी जेब में है। क्या आपको लगता है कि क्या निर्णय हो पाएगा सही तरीके से? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जमानत दे दी थी चंद्रशेखर आजाद को। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर आसूका लगाकर उस जेल में बंद रखा था। अगर हम दिल्ली की धरती पर आंदोलन ना करते, एक के बाद एक लाखों लोगों को इकट्ठा ना करते, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की रिहाई इतनी आसान नहीं थी। और चंद्रशेखर की रिहाई में समाज का बहुत बड़ा योगदान है, समाज की एकता एकजुटता का बहुत बड़ा योगदान है। और आज समाज ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, और मैं धन्यवाद करूंगा दूसरे समाज के लोगों को भी, दूसरी पार्टी के लोगों को भी, कि उन लोगों ने भी यहाँ पर जिस तरीके का समर्थन आज चंद्रशेखर आजाद को दिया है वो अपने आप में अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि सरकार है क्या, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत पर कभी
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते तब भी सरकार होती, आज मोदी जी हैं तो अभी आज सरकार है। यानी सरकार तो अपने, लेकिन जो आदमी उस पर बैठा हुआ है चेयर पे, उसकी मर्जी क्या, उसकी सोच क्या है। जैसे एक समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद में उन्हीं की पार्टी के जो नरसिम्हा राव आए उन्होंने देश का निजीकरण कर दिया, और उसके बाद में इस वर्तमान सरकार ने तो सारा का सारा बेच ही दिया। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कुर्सी पर बैठा कौन है। तो मैं ये कहूंगा कि जो सरकारी प्रावधान है, संविधान के प्रावधान है, कि अगर ऐसी कोई घटना होती है और किसी भी व्यक्ति, ये तो खैर चलिए एक भीम आर्मी के प्रमुख भी हैं और एक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज का बड़ा भारी समर्थन उनके साथ है, लेकिन अगर आम आदमी के साथ भी कोई घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी में आता है, उसकी संवैधानिक बाध्यता है कि वो उसको सुरक्षा मुहैया कराए। और मैं ये मानता हूं कि आज इस आंदोलन को करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और स्वतः ही समीक्षा करके चंद्रशेखर को मतलब प्रॉपर सुरक्षा देनी चाहिए थी। आप कई दशकों से राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुजन की राजनीति को आज से 30 दशक पहले और आज वर्तमान में जैसे दिल्ली में जनसैलाब उमड़ा है, उस दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है, सरकार की प्रताड़ना इसका मुख्य कारण बन रहा है। कल तक अखिलेश यादव जी कृष्ण जी के वंशज माने जाते थे, वो भी अपने आप को हिंदू बोलते थे, लेकिन जब हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने उनका आवाज धुलवाया तो उन्हें पता लगा कि यार मैं भी, अब तो वो बोर्ड लगा रहे हैं हम शूद्र हैं। हाँ नहीं, और आज अखिलेश यादव जैसे लोग अगर ये मान रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, मुसलमान भी आज जय भीम बोल रहा है, आज जाट भी जय भीम बोल रहा है, तो ऐसा है कि मोदी जी की सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने सबको जय भीम पे तो लगा दिया, सब लोग जय भीम बोलने लगे, समझे बात आप, और सब संविधान की बात करने लगे, भारत की बात करने लगे, और जो आपस में भेदभाव था, जो थोड़ा सा गैप था, मैं कहूँगा सारे समाज अब एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो गए। आने वाले समय में मोदी जी के पास जो भी समय बचा है अभी 7-8-10 महीने का, उसमें और वो कुछ ऐसे काम करेंगे तो ये बहुजन समाज 85% जब इकट्ठा होगा तो काशीराम जी का सपना साकार होगा, और ये 85% जब 24 में सरकार बनाएंगे तो ये अपने दीपक खुद बन जाएंगे। राजनीतिक पार्टी आपने ज्वाइन किया है, 24 का क्या एजेंडा है? देखिए, ये पार्टी अध्यक्ष का फैसला है, मैं तो एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मुझे ऐसे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कहूँगा कि एक बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है, और मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है, चौधरी चरण सिंह जी ने। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रांत के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और हमारे चौधरी अजीत सिंह देश की राजनीति की धुरी रहे हैं, 18 साल लगातार केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो हमारी पार्टी का अपना एक इतिहास है, और इस समय चौधरी जयंत सिंह जी जो कि टेक्सास में पैदा हुए, अमेरिका में पढ़े, लंदन में पढ़े, हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में नए आयाम स्थापित करेगी, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार बनाने में हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकारी नौकरी में थे, आपकी व्यवस्था थी, अब आप नौकरी से बाहर हैं, राजनीतिक दल का हिस्सा भी हैं, तो क्या लोकदल आपको लोकसभा में भेजने का काम करेगा? देखिए, ये जो अभी आपने राजनीतिक मंशा है? ये नहीं, मैं ये कहूँगा, जब मैं राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ तो पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले दिनों में जो भी फैसला लेंगे, मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते उस निर्णय का अनुपालन करने के लिए बाध्य हूँ। अभी तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं जो सामाजिक कार्य कर रहा हूँ उसमें बड़ा आनंद है। आप लोग भी मुझे 25 साल से कवर देख रहे हैं, और ऐसा है कि हर गतिविधि को आप लोग अपने टीवी चैनल पर कवर भी करते हैं। तो मेरा ऐसा है, मेरे पास तो एमपी मिलने आते रहते हैं, मिनिस्टर यहाँ मिलने आते रहते हैं, मेरे यहाँ तो जो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने से पहले यहाँ पर मिलने आते थे। तो मेरे यहाँ तो ऐसा है कि सबके लिए सद्भाव है, हर पार्टी का आदमी मेरे पास मिलने आ जाता है और मैं भी मिलने चला जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा ये है कि मैं एमपी बनूँ, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि कोई टारगेट फिक्स किया गया है, समझे, कि एमपी बनना है। लेकिन सवाल यह है कि समय अनुसार अगर ऐसा फैसला पार्टी ने आने वाले दिनों में लिया तो मैं पार्टी के जो भी निर्णय होगा उसका अक्षर से पालन करूंगा। लेकिन मेरी अभी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि मैं आज जिस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं वो एक एमपी से, मिनिस्टर से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, ये थे केपी चौधरी साहब, जो पिछले कई दशकों से समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, राजनीतिक जीवन में वो पदार्पण कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि उनको लोकसभा में जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ जहर उगलता हो, आज जब वो खुद राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं, तो आपके समाज की आवाज़ को कैसे वो उठाएंगे? देखते हैं, और खबर पर बने रहिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा चौधरी साहब के वक्तव्य को आप किस नज़र से देखते हैं। धन्यवाद चौधरी साहब, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय विनो बुद्धाय।